Assalamu alaikum students and welcome back to your class. We are doing chapter number 5, that is water damaging liquid. The topics we are going to cover today are wastewater treatment एंड डिस्टिलेशन। ये दो टॉपिक्स हमने आज कवर करने हैं। एक तो हमने देखना है कि जो वेस्ट वाटर होता है, जो पानी ज़ाया हो जाता है या हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, और उसके अलावा हमने एक डिस्टिलेशन पढ़ना है कि व्हाट इज़ डिस्टिलेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर इज़ ट्रीटेड टू रिमूव पोल्यूटेंट्स। वेस्ट वाटर जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें से पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जा सके। जो हम पानी यूज़ कर लेते हैं उसमें काफ़ी सारा गंद होता है। नालियों में अगर आपने पानी देखा हो तो नाले का जो पानी होता है कितना गंदा हो गया होता है, उसमें कितनी सारी इम्प्योरिटीज़, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो उसको हम ऐसे ही डायरेक्टली तो आप समंदर में नहीं डाल सकते। अगर हम उसको समंदर में उसी तरह से गिरा देंगे तो समंदर का सारा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। सो वेस्ट वाटर को क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, यानी उसके साथ कोई ख़ास ऐसे तरीके से उसको साफ़ किया जाता है कि उससे पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है। It is a process to improve water and remove some or all pollutants and making it fit for reuse or discharge back to the environment. अगर हमें वो पानी वापस यूज़ नहीं भी करना या हमें वो पानी वापस नहीं भी पीना, तो उसको प्रोसेस किया जाता है और उससे सारे के सारे पोल्यूटेंट्स को निकाल कर उसको वापस इन्वायरमेंट में भेज दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि समंदर में या दरियाओं में उस पानी को ट्रीट करने के बाद वापस फेंक दिया जाता है या डाल दिया जाता है वहाँ पे। अच्छा जी, वेस्ट वाटर फ्रॉम होम, स्कूल, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज एंड अदर प्लेसेस इज कॉल्ड सीवेज। जो वेस्ट वाटर होता है जो घरों से निकलता है, स्कूल से आता है, हॉस्पिटल से, फैक्ट्रीज से और बाकी भी जितनी जगह हैं वहाँ से जितना भी वेस्ट वाटर आता है उस सबको क्या कहते हैं, सीवेज कहा जाता है। This wastewater contains various harmful contaminants like feces, paper, soap, detergent, waste chemicals and urine. ये जो वेस्ट वाटर होता है इसमें काफ़ी सारे हार्मफुल कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं, यानी कि जो पानी को आलूदा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, फीसेस होते हैं, पेपर होता है, सोप होता है, डिटर्जेंट, वेस्ट केमिकल्स, यूरिन, ये सारे के सारे जो कॉन्टेमिनेंट्स हैं जो हार्मफुल है मैरीन लाइफ के लिए, ये सारे के सारे वेस्ट वाटर में मौजूद होते हैं। तो अगर हम इसी पानी को डायरेक्टली हम पानी में डाल दें तो जो मैरीन लाइफ है वो इससे काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकती है, मर जाएंगे वो। Before pumping this wastewater to the rivers, it is passed to sewage works for cleaning. ठीक है, पंप करने से पहले इस वेस्ट वाटर को रिवर्स में पंप करने से पहले इसको इस सीवेज को साफ़ करने के लिए काफ़ी तरीक़ों से पास करवाया जाता है। The step-wise process is explained as follows. अब हमने इसका step-wise process नीचे दिया हुआ है। Sewage is screened using a large metal screen to separate solid material which is disposed of in a landfill site. सीवेज जो है उसको स्क्रीन किया जाता है, यानी कि उसको गुजारा जाता है एक बड़ी मेटल की स्क्रीन से, एक मेटल का लोहे की स्क्रीन से उन्होंने बनाई होती है जिसमें काफ़ी छोटे सुराख होते हैं। तो उसके ज़रिए से सारे के सारे जो क्या कहते हैं बड़े मटेरियल हैं या जो सॉलिड मटेरियल है उसको क्या कर दिया जाता है, पहले तो वो सारा का सारा सॉलिड मटेरियल उससे अलग कर लिया जाता है और एक लैंडफिल साइट में, यानी कि एक ज़मीन, एक बड़ी सी लैंडफिल उन्होंने बनाई होती है, यानी कि एक क्या कह सकते हैं, एक मैदान सा होता है, एक उन्होंने खोदी होती है एक बड़ी जगह, और वहाँ उस लैंडफिल में उसको क्या कर दिया जाता है, उसको डिस्पोज यानी गिरा दिया जाता है। It then flows through a grit chamber where heavier inorganics such as small stones and sand are removed. इसके बाद फिर इसको ग्रिट चैम्बर से गुजारा जाता है। एक चैम्बर होता है यानी छोटा सा कमरा टाइप कह लें होता है, एक छोटा सा बॉक्स टाइप होता है, वहाँ से गुजारा जाता है जिसको ग्रिट चैम्बर कहते हैं। वहाँ पे उससे हैवियर इनऑर्गेनिक्स जो है निकाले जाते हैं, जैसे कि स्मॉल स्टोन्स, जैसे कि पत्थर होगा या फिर रेत है, ये सारी की सारी चीज़ें ग्रिट चैम्बर में से रिमूव की जाती हैं।
Then it flows to the settlement tank to let the small particles to settle. इसके बाद इसको एक settlement tank में गुजारा जाता है। उस settlement tank में क्या होता है, अगर इनके अलावा जो पहले हमने बड़े solid materials भी रिमूव कर दिए, फिर हमने stones और sand भी रिमूव कर दिया, अब तो जाहिर सी बात है सिर्फ इतनी चीज़ें तो नहीं होती ना, सीवेज में बहुत सारा गंद होता है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, कंटामिनेंट्स होते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हमने हटा दी, अब उसमें जो छोटे पार्टिकल्स वाले जो कंटामिनेंट्स हैं उसको निकालने के लिए उसको थोड़ा सा एक सेटलमेंट टैंक में रोक दिया जाता है। पानी भी अगर आपने देखा, अगर पानी के साथ आपने पानी में सैंड डाला है या इवन पानी को छोड़ दे, जो दवाई होती है, जो सस्पेंशन होती है, वो जिसमें वो पाउडर वाली दवाई जो एंटीबायोटिक होती है, उसमें आप पानी डाल के उसका एक सस्पेंशन बनाते हैं, उसके बाद आप उसको पीते हैं ना। डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, और वो बॉटल्स पे भी लिखा होता है कि दवा को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हिला लें, ठीक है। सो वो जो दवाई होती है उसमें वो सस्पेंशन जो पाउडर उसमें होता है, तो वो सही से मिक्स हो जाता है बॉटल को। अगर हम उसको शेक कर लें तो उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़, तो हम उसको शेक कर लें तो वो सारा का सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर हम वो दवाई पीते हैं। अगर आप ऐसा करें कि अगर एक पाउडर वाली दवाई है, उसमें आपने वो दवाई बना ली है, उसको आप एक दिन के लिए भी रख दें या 2 दिन के लिए रख दें, तो अगर आप देखें तो उसके अंदर वो जो पाउडर होता है ना, जो सस्पेंशन होता है, वो सारा का सारा नीचे सेटल हो जाता है, और जो लिक्विड होता है वो ऊपर पोर्शन पे आ जाता है, ऊपर वाले पोर्शन पे अप साइड वो आ जाता है सारा का सारा, यानी वो सेपरेट हो जाता है। सो इसी तरह यहाँ भी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, सेटलमेंट टैंक में क्या होता है कि वो उसको रोक दिया जाता है उस लिक्विड को, उसमें फिर जो इम्प्योरिटी जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो भारी होती हैं साइज़ में, और वो कम्प्लीटली तो डिज़ोल्व नहीं हुई होती, एक सस्पेंडेड टाइप सोल्यूशन बना होता है। तो वहाँ से क्या होता है, वो जो उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, यानी कि जो नीचे वाली तय होती है उस पर आके बैठ जाते हैं। फ्रॉम देयर इट इज स्क्रैप्ड अवे बाय मशीन्स, और यहाँ से फिर मशीन्स के ज़रिए उसको स्क्रैप कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि एक मशीन के ज़रिए उसको हटा दिया जाता है वहाँ से, उस बॉटम से, ठीक। फिर क्या होता है, द सेटल्ड स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड स्लज। अब ये जो छोटे पार्टिकल्स थे ना, जो सेटल हो गए थे, जो नीचे बैठ गए थे, इसको स्लज कहा जाता है। द effluent, the liquid left is disinfected before discharge to a receiving water body. वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं, वाटर बॉडीज़ में वो सारी जगह जहाँ पे पानी होता है, जैसे समंदर है, दरिया है, रिवर, स्प्रिंग्स होते हैं, ओशन है, पोंड है, लेक है, ये सारे के सारे वाटर बॉडीज़ में आते हैं। तो जो हमारे पास लिक्विड बच जाता है उसको उन वाटर बॉडीज़ में वो करने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, यानी कि अगर उसमें कोई इन्फेक्शंस है या कोई बैक्टीरियाज है हार्मफुल हैं जो कि मरीन लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं, तो पहले उसलिए पहले उस पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है, यानी कि उसको साफ़ किया जाता है, इन्फेक्शन उसमें से हटा दिए जाते हैं। क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन इज़ यूजुअली यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो क्लोरीन जो किस फॉर्म में होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्म में होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक सोल्यूशन है, वो डाला जाता है इस लिक्विड में ताकि उसमें से क्या हो सके, जो इन्फेक्शन बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो ख़त्म हो जाए। सिंस मोर क्लोरीन इज़ रिक्वायर्ड टू किल बैक्टीरिया, क्योंकि इन बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं तो ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की मिकदार चाहिए होती है। तो चूँकि ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है तो इट वुड बी सेफ फॉर मरीन लाइफ दैट देयर फॉर एक्सेस क्लोरीन इज़ रिमूव बाय डीक्लोरिनेशन। मतलब इसका ये है कि बहुत ज़्यादा क्लोरीन की मिकदार हमें चाहिए होती है बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, ताकि वो मरीन लाइफ के लिए सेफ़ हो। तो अगर इतने मिकदार में हमने सोडियम क्लोराइड उसमें डाल दिया कि उसने सारे बैक्टीरियाज को किल कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो मैरीन लाइफ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पहले उसमें से बैक्टीरियाज को किल किया जाता है, उससे पहले, उसके बाद फिर डीक्लोरिनेशन के ज़रिए एक्सेस ऑफ क्लोरीन भी उसे निकाल दिया जाता है, यानी कि क्लोरीन की जो मिकदार उसमें ज़्यादा हो गई थी वो क्लोरीन भी वहाँ से डीक्लोरिनेशन के मेथड से हटा दिया जाता है, ताकि वो मैरीन लाइफ को एक्स्ट्रा जो क्लोरीन है वो कोई नुकसान जो है वो ना पहुँचाए।
Other disinfection method like ozone and ultraviolet light are used in some treatment plants. इसके अलावा और भी कोई इन disinfection methods हैं, जैसे कि ओजोन है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, इनको कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज़ किया जाता है. The sludge formed in the settlement tank is pumped out and dewatered for use as a fertilizer. ठीक है, जो स्लज हमारा बना था, स्लज क्या था? स्लज वो था जो सेटलमेंट टैंक में हमारे पास पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए थे और उसको फिर स्क्रैप करके निकाला गया था उस वाटर से, तो उसको स्लज कहते हैं. वो जो स्लज था उसको क्या किया जाता है, उसको बाहर निकाल के डी वाटर किया जाता है, यानी उसमें फिर भी जो लिक्विड रह गया है उसको निकाल दिया जाता है और फिर उसको फर्टिलाइज़र, खाद की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है जो फसलों में डाली जाती है. द स्लज इज़ फ्री फ्रॉम हैवी metal and other toxic materials called biosolids and can be safely recycled as fertilizer. ऐसा स्लज जो कि हैवी मेटल और बाकी टॉक्सिक मटेरियल से क्या होता है, फ्री होता है, यानी कि उसमें कोई हैवी मेटल ना हो, कोई लोहे की ऐसी कोई चीज़ ना हो या कोई और टॉक्सिक मटेरियल ना हो जो कि लाइफ को या फिर जो कि लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है. अगर ऐसी चीज़ें ना हो स्लज में तो फिर उस स्लज को बायोसॉलिड कहा जाता है और इससे हम आसानी से और सेफली उसे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं. सेफली का मतलब ये कि उससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचेगा. दिस स्लज इज़ डाइजेस्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जो स्लज होता है ये फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि इस स्लज के ज़रिए वो अपनी खुराक बनाते हैं. एंड इन द प्रोसेस अमोनिया, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आर रिलीज्ड. ये हमारे पास गैसेज हैं, अमोनिया है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिलीज़ की जाती है. कौन से प्रोसेस में? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको क्या कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट कर रहे होते हैं स्लज को, उस टाइम पे ये गैसेस जो हैं ये क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं. द वॉल्यूम ऑफ द स्लज डिक्रीजेज. और जब ये गैसेस रिलीज़ होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डाइजेस्ट करते हैं तो स्लज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है. एंड इज़ देन यूज्ड एज फर्टिलाइज़र. और उसके बाद फिर इसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है. अच्छा जी, ये हमारा अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट है. सबसे पहले उन्होंने कहा था कि क्या होता है, पहले सारी जगहों से देखें, फैक्ट्रीज़ हैं, होम हाउसेज हैं या स्कूल्स वगैरह हैं, इन सब से जो है क्या किया जाता है, वाटर को कलेक्ट किया जाता है. कलेक्ट करके एक मेटल स्क्रीन से गुजारा जाता है और इस मेटल स्क्रीन के ज़रिए क्या होता है, ये सॉलिड मटेरियल्स को सेपरेट कर देता है. मेटल स्क्रीन के ज़रिए गुजारने के बाद फिर क्या है, ग्रिफ्ट चैम्बर में डाला जाता है इसको. ये ग्रिफ्ट चैम्बर है. ग्रिफ्ट चैम्बर में डाल के फिर क्या किया जाता है, जो स्टोन्स होते हैं और जो सैंड रेत होती है उसको इसमें रिमूव किया जाता है. उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है, सेटलमेंट टैंक में जाता है. सेटलमेंट टैंक में क्या होता है, उस पानी को तो नॉट पानी तो बिल्कुल भी वो नहीं है, कॉन्टामिनेटेड वाटर कह सकते हैं, या जो लिक्विड है उस लिक्विड को सेटलमेंट टैंक में डाला जाता है. इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं और बाकी लिक्विड ऊपर वाले पोर्शन में रह जाता है. ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है स्क्रैप्ड मशीन. स्क्रैप मशीन में क्या होता है, स्क्रैप मशीन में उस स्लज को सेपरेट करके वो जो लिक्विड होता है उसको सेपरेट कर दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इसको कहा हुआ है एफ्लुएंट. एफ्लुएंट मीन वही एफ्लुएंट जो हमारे पास रिमेनिंग लिक्विड रह गया था, जो लिक्विड हमारे पास बच गया था वो है, वो लिक्विड यहाँ पे आ जाता है एफ्लुएंट में. और फिर यहाँ पे क्या होता है, इसको क्लोरीनेट किया जाता है या फिर डिसइंफेक्ट किया जाता है. डिसइंफेक्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है. ठीक है, डिसइंफेक्ट करने के बाद उसको डीक्लोरीनेशन उसमें होती है, डीक्लोरीनेशन उसमें होती है. ठीक है, डीक्लोरीनेशन होने के बाद फिर इसको क्या कर दिया जाता है, इसको पानी में डाल दिया जाता है. डीक्लोरीनेशन के बाद बैक टू द वाटर बॉडी. अब वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है, इट मे बी रिवर और सी और पॉन्ड और लेक और एनीथिंग बट अ रिवर बॉडी. फिर इस तरह से ये हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का सारा प्रोसेस है.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होती है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, दोबारा से देख लेते हैं। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए काफ़ी स्पेसिफिक खास जो लिक्विड्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड होता है, उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट स्पेसिफिक लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड। एक ख़ास लिक्विड को एक लिक्विड के मिक्सचर में से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक लिक्विड को लिक्विड के मिक्सचर में से रिमूव किया जाता है। इट ओनली वर्क्स व्हेन द लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और ये सिर्फ तभी काम करता है, ओनली वर्क्स, जब हमारे पास लिक्विड के क्या हो, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर दोनों लिक्विड जो हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो फिर डिस्टिलेशन काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो हम आगे देखेंगे। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन डिस्टिलेशन इज, अब सीक्वेंस इसका क्या होता है, सीक्वेंस इसका होता है हीटिंग, हीटिंग के बाद फिर क्या आ गया, एवोपोरेशन, एवोपोरेशन के बाद आता है कूलिंग, और कूलिंग के बाद आती है कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसको। Sea water is the most common source of water, but there is too much salt in it. Sea water जो है वो हमारे पास common source of water है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा salt होती है, which makes it अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, और इस वजह से उसको हम खारा पानी कहते हैं और उसको पिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें वाटर की जो सॉल्ट होता है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। Drinkable water can be obtained from sea water by the process of distillation, also known as desalination or desalting. ये जो ड्रिंकेबल वाटर है यानी पीने का पानी जो है वो इस सी वाटर से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, जिसको हम डीसैलिनेशन भी कह सकते हैं और डिसॉल्टिंग। डीसैलिनेशन, सैली जो है ये देखिए ये सॉल्ट से निकला हुआ है, डीसैलिनेशन मतलब कि सॉल्ट को निकाल देना, वाटर से अलग कर देना, या फिर डिसॉल्टिंग भी इसको कहा जाता है। अच्छा, फिर प्रोसेस इसका क्या है, प्रोसेस इसका ये है कि ड्यूरिंग डिस्टिलेशन सी वाटर इज़ बॉइल्ड टू एवोपोरेट वाटर। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जो सी वाटर, जो समंदर का पानी है, उसको बॉयल किया जाता है ताकि वो वाटर को क्या कर दे, एवोपोरेट कर दे। The water vapors are then cooled and condensed to form pure water, leaving the salt behind. फिर जो वाटर वेपर्स है जो बन गए हैं डिस्टिलेशन में, हमने पहले सी वाटर को बॉयल किया ना, बॉयल करने के बाद क्या होता है, वाटर एवोपोरेट होता है। जब वाटर एवोपोरेट होगा तो कौन से फॉर्म में एवोपोरेट होगा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। वाटर वेपर्स की फॉर्म में जब वो एवोपोरेट होगा तो एवोपोरेट होने के बाद उसको कूल कर दिया जाएगा। ठीक है, कूल कर दिया जाएगा एंड कंडेंस्ड, और फिर उसको कंडेंस वापस कर दिया जाएगा, यानी कि उसको फिर वापस वाटर फॉर्म में लाया जाएगा और फिर उससे प्योर वाटर बन जाएगा, लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड। सॉल्ट को निकाल के वो सारा का सारा प्योर वाटर हमारे पास बन जाएगा। अब हम इसको आगे देखेंगे कैसे हुआ ये। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास प्रोसेस थे डिस्टिलेशन में, ये हमारा जो वो है प्रोसेस, हम इसको देख लेते हैं। इसमें पहले बॉइलिंग होगी, देखिए ये हमारे पास सॉल्ट वाटर है। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्ट वाटर है, बर्नर के ज़रिए एक उसमें डाल के हम इसको एक कंटेनर में डाल के हम इसको क्या करें, इसको हीट करें। बॉइलिंग होती है, यहाँ पे वाटर को बॉईल किया जाता है, सी वाटर को बॉईल किया जाता है। ये देखिए ये यहाँ पे वेपर्स बन गए हैं, वेपर्स बन गए हैं, तो यहाँ पे तो ये जगह इन्होंने बंद की हुई है ना, ठीक है, ये बिल्कुल क्लोज है। तो वेपर्स बन के जब ऊपर आते हैं यहाँ पे जमा होकर यहाँ से गुजरने लगते हैं, यहाँ से गुजरने लगते हैं, तो ये जो ऑपरेटर्स है इसको कंडेंसर कहते हैं, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब वो वेपर्स आते हैं यहाँ पे फिर उसको वापस कंडेंस करके ये देखिए लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज कर दिया जाता है और फिर ये वापस यहाँ पे इसको रिसीव कर लिया जाता है। ये रिसीविंग फ्लास्क है और इसके नीचे जो डिस्टिलेट है, डिस्टिलेट का मतलब कि जो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हमारे पास लिक्विड निकला है उसको डिस्टिलेट कहते हैं। सो ये डिस्टिलेट जो है दिस इज़ प्योर वाटर और इसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए। तो बॉइलिंग के बाद एवोपोरेशन हुई, यहाँ पे एवोपोरेशन हुई, एवोपोरेशन के बाद यहाँ पे कंडेंसर में इसको कूल किया गया और फिर वो जो है उसमें कंडेंसेशन हुई और उसके बाद हमें डिस्टिलेट मिल गया हमारा। इसका आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप जब पानी बॉईल कर रहे होते हैं तो बॉईल करते हुए अगर आपने उसके ऊपर उसको आपने कवर किया हुआ है तो जो उसका ढक्कन होता है उस पर क्या होता है, वो वाटर वेपर्स बनने लग जाते हैं। तो चूंकि वो ढक्कन उसके ऊपर होता है, ढक्कन थोड़ा ठंडा होता है,
तो वो ढक्कन के साथ वो लगते हुए वो वापस जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या होते हैं, वो वापस कंडेंस हो जाते हैं और वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब आप वो ढक्कन उठाते हैं तो उसमें से वाटर जो है वो नीचे गिरने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो वाटर है जो आपके कंटेनर में था, जिसको आप हीट कर रहे थे, वहाँ से वाटर जो है उस ढक्कन के सरफेस पे चला जाता है। इसी तरह से एवोपोरेट होता है, एवोपोरेट होकर जब ऊपर तक जाता है वहाँ पे वो वापस कंडेंस हो जाता है और फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। वही जो कॉन्सेप्ट है डिस्टिलेशन में हम उसको यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम अपने जो मटेरियल्स हैं उसको हम चेंज कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, सॉरी। Why is the process not suitable for large scale use? अब ये वाला जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, ये बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करने के लिए सुटेबल क्यों नहीं है, यानी कि अच्छा क्यों नहीं है। This process needs a lots of energy to heat the sea water, that is why it is not suitable for large scale। और आपने देखा ना, हम पहले वाटर को क्या कर रहे थे, बॉईल कर रहे थे। और अगर आपने देखा हो कि जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो जितना वाटर ज़्यादा होता जाता है उस हिसाब से उसकी जो बॉइलिंग है वो क्या होती है, वो बॉइलिंग उसकी ज़्यादा उसको चाहिए होती है, ज़्यादा हीट एनर्जी उसको अप्लाई करनी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ कैन वी टेस्ट द प्योरिटी ऑफ वाटर। अब पानी की प्योरिटी को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अब पानी को हमने साफ़ तो कर लिया है, लेकिन अभी हमने देखना है कि या हमने चेक करने के वाटर जो है ये प्योर है या नहीं है। तो फिर हम इसकी प्योरिटी कैसे चेक करेंगे, तो वो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हम उसको क्या करें, उसके बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करें बाय एवोपोरेटिंग इट। द प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी टेस्टेड बाय मेजरिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय एवोपोरेटिंग इट। उस वाटर को एवोपोरेट करके हम उसके एंड बाय एवोपोरेट, दो मेथड्स हमारे पास है। एक तो हम इसका बॉइलिंग पॉइंट वो करें, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये वाला मेथड है, या फिर हम उसको एवोपोरेट करें। इफ़ द वाटर इज़ प्योर देन इट विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वाटर प्योर है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। बिकॉज इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ है वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देती है। अगर वाटर प्योर है तो पूरे के पूरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हो जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा। ठीक है, अब एवोपोरेटिंग से कैसे हमें पता चल सकता है, प्योर वाटर डज नॉट लीव एनी सॉलिड रेजिड्यू बिहाइंड आफ्टर एवोपोरेशन। रेजिड्यू का मतलब है जब हम एक चीज़ को बॉयल करते हैं और उसके पीछे कोई चीज़ जो है वो सॉलिड फॉर्म में रह जाए ना, तो उसको रेजिड्यू बोला जाता है। सो इस तरह से अगर कोई रेजिड्यू वाटर ना छोड़े और सारा का सारा पानी एवोपोरेट हो जाए, इट मीन्स कि वो वाटर क्या था, वो वाटर प्योर है। अच्छा जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।